लेकिन यहाँ पे अगर इस वाले सीक्वेंस की बात करें तो ये भी सीक्वेंस हम यही मान लेते हैं GAATTC। लेकिन इसके बाद यहाँ पे गैप आ गया है काफी सारा, यहाँ पे कोई दूसरा सीक्वेंस प्रेजेंट है। काफी सीक्वेंस आने के बाद फिर से यही वाला सीक्वेंस रिपीट होता है। तो इंटरस्पर्स जो है वो एक बार रिपीट होता है, बार बार उसी जगह पे रिपीट नहीं होता, उसकी लोकेशन बदल जाती है। लेकिन सिंपल टेंडम रिपीट में एक ही सेगमेंट बार बार उस जगह पे रिपीट होता है और उसको सिंपल टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। ये जो सिंपल टेंडम रिपीट है, अब जो सेगमेंट बनाता है, इसी सेगमेंट को बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। सिंपल टेंडम रिपीट्स that constitute the satellite DNA। सैटेलाइट डीएनए इसको बोला जाता है, लेकिन रिपीटेड डीएनए का वो हिस्सा है जहां पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार टेंडमली रिपीट करता है। तो सैटेलाइट डीएनए को हम डिफाइन कर सकते हैं that is a segment of DNA which consists of tandemly repeated sequences or base sequences। टेंडमली रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, जिसमें एक के पीछे एक बार बार रिपीट होने वाले सीक्वेंस होते हैं और उससे जो सेगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए, इसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, यानी कि नॉन कोडिंग पार्ट का यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और नॉन कोडिंग में भी कौन सा पार्ट? सिर्फ सैटेलाइट डीएनए। सो सैटेलाइट DNA is used in DNA fingerprinting। इसी का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। तो सैटेलाइट डीएनए को अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करना है तो हमें इसका आइसोलेशन भी करना पड़ेगा। तो जब डीएनए का आइसोलेशन करते हैं तो रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो अलग निकल आता है, क्योंकि काफी बड़ा ऐसा नहीं होता। नॉन कोडिंग पार्ट काफी बड़ा होता है, लेकिन नॉन कोडिंग में सारा पार्ट रिपीटेटिव नहीं होता। तो जो रिपीटेटिव पार्ट है वो अलग निकल आता है और बाकी बचा हुआ पार्ट अलग से अपना एक पर्टिकुलर बैंड बनाता है। तो अब इन दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए आइसोलेट किया जाता है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को बीच में से कट करता है स्पेसिफिक साइड्स पे, उससे कट कराया जाता है और जितने भी सेगमेंट्स बनते हैं फिर उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम से सेपरेट करते हैं। जो रिपीटेटिव डीएनए जहां पे बैंड बनाता है वो बैंड रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके जब ग्राफ उससे बनाया जाता है माइनर ग्रुप्स को या माइनर पीक्स को। और जो बाकी डीएनए जिसको हम बल्क डीएनए बोलते हैं, यानी कि बाकी बचा हुआ पूरा डीएनए, वो बहुत बड़ा बैंड बनाता है, हाई डेंसिटी उसकी होती है और वो रिप्रेजेंट करता है मेजर पीक को। तो बल्क डीएनए मेजर पीक की फॉर्म में अपीयर होता है और जो रिपीटेड डीएनए वो माइनर पीक की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। Repetitive DNA is separated from bulk DNA। बल्क डीएनए से इसको सेपरेट किया जाता है यूजिंग सीजियम क्लोराइड
using cesium chloride density gradient. Using cesium chloride density gradient. अब cesium chloride density gradient में होता क्या है? ये पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी, जो सीजियम क्लोराइड केमिकल है वो डाल दिया जाता है। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड क्या करता है, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वहां पे सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाईएस्ट, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां पे लोएस्ट डेंसिटी होती है, लोएस्ट डेंसिटी एंड दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी। अब इस केस में जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। डीएनए लगातार मूव करना स्टार्ट करता है और जहां पे उसके सेगमेंट की डेंसिटी मैच करते हैं, यानी कि जितना मोलिकुलर वेट एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का होता है वो उसके हिसाब से अपने आप को वहां पे जाके अरेंज कर लेता है, जहां से एक बैंड बनने के शुरू हो जाते हैं। तो जो बल्क डीएनए वो काफी बड़ा बैंड बनाता है, जबकि जो रिपीटेटिव डीएनए वो बहुत छोटा सा बैंड बनाता है। तो ये सेपरेशन हो जाता है इसका, ये हो जाता है इसका बल्क डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए एंड दैट इज द रिपीटेटिव डीएनए। अब जो रिपीटेटिव डीएनए है दैट इज सेपरेटेड एज माइनर पीक, रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड एज माइनर पीक, जबकि बल्क डीएनए वाइल बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर्म मेजर पीक। अब ये पीक क्या होती है एक्चुअल में, जब कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाता है पर्टिकुलर थिंग्स को लेके, फैक्टर्स को लेके, तो हम कुछ इस तरीके के ग्राफ देखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होती है मेजर पीक, और जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है वो होता है माइनर पीक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में तो बल्क डीएनए है तो उसकी मेजर पीक बनती है, रिपीटेटिव डीएनए कम अमाउंट में आता है इसलिए उसकी माइनर पीक बनती है। तो इस तरीके से इन दोनों को आइसोलेट किया जा सकता है। इनके आइसोलेशन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रिपीटेटिव डीएनए है जिसके रिपीटिशन से सैटेलाइट डीएनए बनता है, अब सैटेलाइट डीएनए को भी कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। सैटेलाइट डीएनए is classified, satellite DNA is classified into various classes on the basis of कुछ बेसिस है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जा सकता है। वो बेसिस क्या है? फर्स्ट, बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर सैटेलाइट डीएनए है उसके अंदर एडमिन, थायमिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज एटी रिच और जीसी रिच। कौन सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसके हिसाब से सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जा सकता है। सेकेंड, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। लेंथ ऑफ सेगमेंट, अब यहां पे देखें तो यहां पे जो रिपीट है वो रिपीट कितने बेस पेयर का बना हुआ है? वो 6 बेस पेयर का बना हुआ है। तो कितना बड़ा सेगमेंट है जो बार बार रिपीट करता है। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ये भी एक क्राइटेरिया होता है क्लासिफाई करने के लिए। और तीसरा क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ रिपीट्स, कितनी बार वो रिपीट होता है। यहाँ पे जैसे मैंने 3 टाइम्स इसको रिपीट किया है, तो ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है वो 100 से लेके थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, बहुत सारे रिपीट इनके हो सकते हैं। तो ये जो 3 फैक्टर है इनके बेस पे सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जा सकता है। जो सैटेलाइट को मेनली क्लासिफाई किया जाता है, जो हमें स्टडी करना है
वो है दो तरह के सैटेलाइट डीएनए, दैट इज मिनी सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ये दो तरह के सैटेलाइट डीएनए होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है और फिर देखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन दोनों में से किसका यूटिलाइजेशन होता है। सो मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट क्या होता है, कौन सा डीएनए सेगमेंट होता है मिनी सैटेलाइट? इट कंसिस्ट ऑफ segment, it consists of segment or sequence, it consists of sequence having 15 to 50 बेस पेयर्स, जिसमें 15 से लेके 50 तक बेस पेयर का सीक्वेंस रिपीट होता है। उसके सीक्वेंस के रिपीट होने से जो सैटेलाइट डीएनए बनता है उसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस हैविंग 15 to 50 बेस पेयर्स, यानी कि ये जो रिपीट है, रिपीटेड सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, जो रिपीट करता है, वो रिपीटेशन करने वाला जो सीक्वेंस है, सिंपल रिपीट है, उसमें 15 से लेके 50 तक बेस पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मिनी सैटेलाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला सीक्वेंस ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कितने आते हैं हमारे पास। 3, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 4, 19 न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर्स का ये एक पार्ट है, एक सीक्वेंस है जो सिंपल रिपीट को रिप्रेजेंट करता है। अब यही सीक्वेंस अगर बार बार रिपीट करता है, A T G C C T G G डबल A C T डबल G C डबल A T ऐसे रिपीट करता है। तो अगर कोई सीक्वेंस जो 15 से लेके 50 बेस पेयर तक के सीक्वेंस से बना होता है, उसके रिपीटेशन से कोई डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे ये 19 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट करता है, और जब सीक्वेंस जो रिपीट करता है, जो सिंपल रिपीट है, अगर उसके अंदर 15 से 50 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। और जो मिनी सैटेलाइट है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मिनी सैटेलाइट का ही यूज किया जाता है। अब सेकेंड टाइप जो है इसकी वो है माइक्रो सैटेलाइट। अब जो माइक्रो सैटेलाइट है वो क्या होता है? माइक्रो सैटेलाइट की बात करें तो दिस सैटेलाइट डीएनए consists of this satellite DNA consists of simple repeats having less than 10 base pairs, जिसमें 10 बेस पेयर से कम न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस रिपीट होता है। उसके रिपीटेशन से जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। अब जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, GAATTC मान लेते हैं, यही हमने एक सीक्वेंस ले लिया है। तो अगर बार बार इसी के रिपीटेशन से
इसी के रिपीटिशन से कोई सैटेलाइट डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। तो माइक्रो जो सैटेलाइट है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं किया जाता। जनरली मिनी सैटेलाइट जो है उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। अब जो सैटेलाइट डीएनए दैट शोज हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, यानी कि काफी ज्यादा वेरिएशन सैटेलाइट डीएनए शो करते हैं। सैटेलाइट डीएनए shows a very high degree of polymorphism, बहुत ज्यादा पोलीमॉर्फिज्म, यानी कि यहाँ पे पोलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है वो वेरिएशन से होता है, काफी ज्यादा फॉर्म सैटेलाइट डीएनए शो करते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए शोज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। तो अब जो हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म है, पोलीमॉर्फिज्म क्या है पहले इसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इसी पोलीमॉर्फिज्म के बेस पे डीएनए को कंपेयर किया जाता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज डीएनए पोलीमॉर्फिज्म। क्या होता है डीएनए पोलीमॉर्फिज्म? डीएनए पोलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं डीएनए पोलीमॉर्फिज्म। अब डीएनए पोलीमॉर्फिज्म मींस जेनेटिक लेवल पे जीन्स में डीएनए में चेंज आता कैसे है। यहाँ पे जीन्स की बात नहीं करेंगे, डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए में चेंज आता कैसे है? तो डीएनए में चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन। Variation arises due to mutation. म्यूटेशन आपको पता ही है, दैट इज द सडन इनहेरिटेबल चेंज। ये सडन एकदम से होने वाला इनहेरिटेबल चेंज है अगर ये जर्म सेल्स के अंदर हो जाता है तो। वेरिएशन अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब जो म्यूटेशन है हमारी बॉडी की दो तरह की सेल्स होती हैं, सोमैटिक बॉडी सेल्स एंड जर्म सेल्स। अब म्यूटेशन किस तरह की सेल में हुई है, सोमैटिक सेल्स में हुई है या जर्म सेल्स में हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। म्यूटेशन में टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स में भी म्यूटेशन हो सकती है और जर्म सेल्स के अंदर भी म्यूटेशन हो सकती है। सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होती है तो जो इंडिविजुअल है उसी की लाइफ में वो म्यूटेशन रहती है, उसकी डेथ के साथ खत्म हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती है। लेकिन अगर जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन होती है तो जर्म सेल्स क्या होती है, वो सेल जो गैमेट बनाती है। तो जर्म सेल के अंदर चेंज है तो गैमेट में भी चेंज आएगा और वो गैमेट उस चेंज को आगे नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। चेंज इन जर्म सेल, चेंज इन जर्म सेल। तो पहले सबसे पहले जर्म सेल होती क्या है? जर्म सेल दैट इज द सेल विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स। वो सेल जो गैमेट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। Change in germ cells if does not impair or affect the reproductive ability of an organism, then it can spread in the population। तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूरी पॉपुलेशन में फैल सकती है। चेंज इन जर्म सेल, अगर जर्म सेल में कोई चेंज हुआ है एंड इट डज नॉट इम्पेयर द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, लेकिन उस चेंज से
उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इस लेवल तक अफेक्ट नहीं हुई है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे। तो अगर उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है तो फिर ये जो चेंज है ये पूरी पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फैलता चला जाता है। तो इस तरीके से वेरिएशन आगे नेक्स्ट लेवल पे जाती है। Now the next thing is alleles. Alleles हम जानते हैं that is slightly different forms of a gene. एक ही जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं एलील्स, अगर उनकी लोकेशन सेम है यानी कि एक ही जगह पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर। तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की थोड़ी सी जो डिफर करने वाली फॉर्म है उनको एलील्स बोलते हैं। यहाँ पे जो एलीलिक वेरिएशन है यानी कि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जांपल लर्न है तो वहां पे GUG में चेंज होता है, सिर्फ एक बेस पेयर का चेंज आता है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर एमआरएनए की बात करें तो चेंज होता है, तो एक बेस पेयर में चेंज आता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड बन जाता है, यानी कि एक नॉर्मल एलील था और दूसरा सिकल शेप्ड एलील बन गया है। तो एलील के अंदर जो चेंज आया है ये चेंज भी एक्चुअल में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है अगर ट्रेडिशनली देखें, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये जो एलील है ये पॉपुलेशन में काफी बड़े हिस्से में स्प्रेड होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि कम से कम 100 में से एक से ज्यादा इंडिविजुअल के अंदर ये एलीलिक वेरिएशन होनी चाहिए, तब हम उसको भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। एलीलिक वेरिएशन यानी कि जो एलील्स के बीच में डिफरेंस होता है, एलीलिक वेरिएशन कैन बी कंसीडर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ, कब उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, इफ द एलील एट अ लोकस, एक पर्टिकुलर लोकस यानी कि जो जगह होती है जहां पर प्रेजेंट होता है, द एलील एट अ लोकस स्प्रेड और यू कैन से फाउंड